टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 46। बातचीत शुरू होती है। एलिस्टर ने खुद को उत्साहित चेहरों की भीड़ से घिरा हुआ पाया। गिल्ड मास्टर और प्रतिनिधि सभी ने उसे अपनी आंखों में ऐसे भाव से देखा कि उसे पुरस्कार विजेता रेसहॉर्स जैसा महसूस हो रहा था। इससे पहले कि कोई अपनी पूर्वाभ्यास की गई भर्ती पिचों में शामिल हो पाता, एलिस्टर ने एक हाथ उठाया जिससे बड़बड़ाहट शांत हो गई। वाह, एक सेकंड रुको, उसने कहा। उसकी आवाज़ सभी अराजकता में आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। ये सब थोड़ा ज्यादा है। क्या हम कहीं कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर बात कर सकते हैं? अन्या बरसरकर गिल्ड मास्टर ने एक भान उठाए लेकिन थोड़ा सिर हिलाया। अन्य लोग सहमत लग रहे थे। एक अधिक निजी चर्चा का विचार आकर्षक था। बहुत बढ़िया, एलिस्टर ने कहा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। मुझे ये जगह पता है, लेकिन मुझे कपड़े बदलने के लिए 1 सेकंड की आवश्यकता होगी। मैं अभी वापस आता हूँ, एलिस्टर ने कहा और फिर से अपने कमरे में वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसा उसने कहा, अगले ही पल वह एक साधारण सफ़ेद हुडी और काली पैंट पहने हुए बाहर आया। बरसकर गिल्ड मास्टर, आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तुमको देखो, हम इसे खत्म करने के लिए उत्सुक हैं, है ना? ठीक है, चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते। चलो, एलिस्टर, जो अभी अभी अपने अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर आया था, ने जवाब दिया। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एलिस्टर सड़क के सामने वाली बालकनी की ओर बढ़ गया। उसे रेलिंग पर चढ़ते देख भीड़ में एक साथ चीख निकल गई। रुको, वह क्या कर रहा है? ब्लू सील्स के एरिक्स ने पूछा। उसका चंचल व्यवहार अचानक वास्तविक चिंता के भाव में बदल गया। क्या वह एक सम्मानकर्ता नहीं है, एक साहसी नहीं? वह अपने पैर तोड़ सकता है। आन्या की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह वहीं स्थिर रही। उसकी आंखों में सम्मान जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। दर्शकों की सांसों और चीखों को अनदेखा करते हुए एलिस्टर ने एक गहरी सांस ली और कूद गया। वह न तो शालीनता से उछला, न ही पत्थर की तरह नीचे गिरा। इसके बजाय वह अपने पैरों की एड़ियों पर एक हल्की सी धमाका के साथ गिरा। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। अचानक भीड़ में सन्नाटा छा गया। गिल्ड के प्रतिनिधि मुंह खोले एलिस्टर को घूर रहे थे, मानो उसका दूसरा सिर उग आया हो। आखिर इतनी क्या बात है? एलिस्टर ने पूछा। उसकी आवाज़ में मनोरंजन भरा हुआ था। ये तो बस एक छोटा सा शॉर्टकट था। अब क्या हम उस जगह पर चलें जिसका मैंने उल्लेख किया था? वे सभी अभी भी सदमे में चुप खड़े थे। सबसे पहले अपना संयम वापस पाने वाली आन्या ने हंसते हुए कहा। साहसिक कदम, बच्चे, मुझे तुम्हारी शैली पसंद है। आगे बढ़ो। जैसे ही एलिस्टर गिल्ड के प्रतिनिधियों को भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए पास के एक रेस्तरां की ओर ले गया, उसके पीछे जिज्ञासा और अटकलों की फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या तुमने वह देखा? ऑडेन ने एरिक से फुसफुसाते हुए कहा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के इस तरह कैसे उतरा? उसने मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से मोहित होकर कहा। एरिक्स ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी चौड़ी थीं। मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। इस बच्चे में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। शायद इसका कुछ लेना देना उसकी प्रतिभा रैंक एसएसएस होने से है, एरिक्स ने कहा। उसके बगल में कुछ कदम चलने वाली एरिया ने एरिक्स की तरफ देखा। मैं उसे हर समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष रैंक वाले अंगरक्षक देने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वह पहले से ही इतना मजबूत है तो उसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ब्लैक रीपर्स के चेंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास कुछ तरकीबें हैं, ये तो पक्का है। शायद उसे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है कि उसने यह उपलब्धि कैसे हासिल की। आन्या ने ठहाका लगाया। उसका रहस्य जो भी हो, ये प्रभावशाली है, लेकिन देखते हैं कि वह वास्तविक बातचीत में खुद को कैसे संभालता है। लोगों की भीड़ धीरे धीरे एलिस्टर और गिल्ड मास्टर्स के पीछे पीछे चल रही थी और तस्वीरें लेने और रिकॉर्डिंग करके उस पल को अमर बनाने के लिए अपने उपकरण निकाल रही थी। एलिस्टर ने गिल्ड प्रतिनिधियों को बढ़ती हुई उत्तेजित भीड़ की जिज्ञासु आंखों से दूर ले गया। कंजी और माया आखिरकार अपनी टूटी फूटी वैन में पहुंचे और उनके सामने जो तमाशा हुआ उसे देखकर वे निराश हो गए। धमाका करो, कंजी ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी मुट्ठी पटकी। आखिरकार हमें सुराग मिल गया और उन्हें देखो, पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। माया अपनी भौं को झुंझलाते हुए वैन की खिड़की से झांकती हुई। हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो गया। सड़क के उस पार पपराजी का एक झुंड भूखे गिद्धों की तरह घटनास्थल पर उतर आया था। कैमरे चमक रहे थे, माइक्रोफोन आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि वे युवा समनकर्ता और उच्च शक्ति वाले गिल्ड प्रतिनिधियों की एक झलक पाने की बेताबी से कोशिश कर रहे थे। वह कौन है? वे कहते हैं कि वह एल्सिटर है, एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह कौन सा गिल्ड चुनेगा? क्या यह अफवाह वाला नया समनकर्ता है जिसने ड्रेक को बुलाया था? सवाल तेजी से उछल रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। केंजी गुस्से में लेकिन हार नहीं मानते हुए वैन को गियर में डाल दिया।
हमें देर हो सकती है माया, लेकिन हम बाहर नहीं हैं। अभी भी एक स्कूप पाने का मौका है। उनका पीछा करो। इंजन की गर्जना के साथ टूटी फूटी वैन धीरे धीरे भीड़ के पीछे पीछे आगे बढ़ी। इस बीच एलिस्टर के नेतृत्व में एक अप्रत्याशित समूह अपने गंतव्य पर पहुंचा। मेंगा सिटी आई में लग्जरी भोजन के शिखर में से एक 5 एम्परर्स रेस्तरां। प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुला और विलासिता के एक दूसरे हथियार ने उनका स्वागत किया। एलिस्टर और गिल्ड के प्रतिनिधि एक विशाल मेज के चारों ओर बैठ गए। जब वे अपनी सीटों पर बैठे तो माहौल तनावपूर्ण था। अन्या बरसकर गिल्ड मास्टर आगे झुकी, सीधे बातचीत में उतरने के लिए तैयार। ठीक है, चलो व्यापार पर उतरते हैं। रुको, एलिस्टर ने हाथ उठाते हुए बीच में टोका। शुरू करने से पहले आइए पहले कुछ ईमानदारी दिखाएं। रेड फीनिक्स गिल्ड के ऑर्डेन ने भौहें उठाईं। और वह वास्तव में क्या हो सकता है? एलिस्टर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। क्या आप सभी मुझे भोजन पर आमंत्रित करेंगे? मैं भले ही ऐसा न दिखूं, लेकिन मैं हाल ही में बहुत ज़्यादा खा रहा हूं। या कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भूख मिटी नहीं रही है। गिल्ड प्रतिनिधियों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, लेकिन आन्या की मुस्कुराहट फिर से लौट आई। ठीक है बच्चे, पेट भरा होने से दिमाग तेज होता है। चलो ऑर्डर करते हैं। मेनू जल्दी से वितरित किए गए, लेकिन केवल एलिस्टर ने अपना उठाया। आर्या ने एरिक से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी बात सही है। हमें उसे दिखाना होगा कि हम उसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका मतलब भोजन जैसी साधारण चीज से शुरुआत करना हो। एरिक्स ने सिर हिलाया, अभी भी एलिस्टर की पिछली उपलब्धि से हैरान था। चलो देखते हैं कि यह कैसे होता है। उसने पहले ही दिखा दिया है कि वह स्थिति को नियंत्रित करने से नहीं डरता। अध्याय 47 प्रस्ताव और मांगें। 5 सम्राटों के रेस्तरां के आलीशान स्थान में कटलरी की खनक और बातचीत की बड़बड़ाहट गूंज रही थी। एलिस्टर अपनी आलीशान कुर्सी पर वापस बैठ गया, उसके होठों से एक संतुष्ट आह निकल रही थी। खाली प्लेटें, जो वास्तव में शानदार दावत के अवशेषों से भरी हुई थीं, उसे घेर रही थीं। वाह, उसने घोषणा की, एक चंचल मुस्कान के साथ अपने पेट को थपथपाते हुए। यह अविश्वसनीय था। आतिथ्य के लिए सभी का धन्यवाद। अब हम कहाँ थे? मेज के चारों ओर एक हंसी गूंज उठी। साझा भोग के भार के नीचे तनाव थोड़ा कम हो गया। आन्या बरसकर गिल्ड मास्टर आगे झुकी, उसकी निगाहें तेज थीं। ठीक है बच्चे, अब जब तुमने हमारे पैसे का सफलतापूर्वक उपयोग करके अपना पेट भर लिया है, तो चलो काम पर लग जाओ। मेज पर अचानक सन्नाटा छा गया। भोजन का हल्का फुल्का मूड गायब हो गया, उसकी जगह तीव्र प्रतिस्पर्धा का माहौल आ गया। बरसकर गिल्ड मास्टर आन्या ने अपना गला साफ किया, फिर कहा, एलिस्टर। बरसकर गिल्ड 200,000 यूनियन पॉइंट्स प्रति माह का प्रतिस्पर्धी शुरुआती वेतन प्रदान करता है, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर गारंटीकृत वार्षिक वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त आपको शामिल होने पर 5 मिलियन यूनियन पॉइंट साइनिंग बोनस मिलेगा। ब्लू सील्स के एरिक्स ने अपनी आवाज़ में गर्व का भाव व्यक्त करते हुए कहा। ब्लू सील्स में हम आपकी क्षमता के समन्वयकर्ता के लिए उपकरणों के महत्व को समझते हैं। हम आपको रैंक प्रशिक्षण उपकरण तक पूर्ण पहुंच प्रदान करेंगे, जिसमें विशिष्ट मील के पत्थर तक पहुंचने पर एस रैंक में अपग्रेड करने की क्षमता होगी। ब्लैक रीपर्स के नेता चेंगजी ने एक धूर्त मुस्कान पेश की। ब्लैक रीपर्स में हम संभावना को पहचान लेते हैं जब हम उसे देखते हैं। आपको मेगासिटी के बीचों बीच एक आलीशान, उच्च सुरक्षा वाला अपार्टमेंट दिया जाएगा, जिसमें ए रैंक व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुविधाएं होंगी। 100,000 यूनियन क्रेडिट का मासिक वेतन और 3 मिलियन यूनियन क्रेडिट का साइनिंग बोनस। रेड फीनिक्स गिल्ड के ऑर्डेन आगे झुके, उनकी आवाज़ रेशम की तरह चिकनी थी। वित्तीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्या आप सहमत नहीं हैं? रेड फीनिक्स 250,000 यूनियन क्रेडिट के मासिक वेतन की गारंटी देता है, जिसमें प्रदर्शन आधारित बोनस संरचना है जो आपको प्रति माह 400,000 यूनियन क्रेडिट से अधिक कमा सकती है। ब्लू सील्स की रणनीतिकार आर्या ने आगे बोलते हुए कहा, उसकी निगाहें तीखी थीं। हम एक मजबूत सहायता प्रणाली के महत्व को समझते हैं। आपको शेड्यूलिंग, उपकरण रखरखाव और आपकी किसी भी अन्य रसद संबंधी ज़रूरत को संभालने के लिए एक समर्पित सहायक नियुक्त किया जाएगा। कमरा प्रतिस्पर्धा की भावना से भरा हुआ था। व्हाइट कॉमेट्स के गिल्ड मास्टर युतो तसुकुमो चुप रहे, उनकी चांदी जैसी आंखें एलिस्टर को एक अलग रुचि के साथ देख रही थीं। जाली प्रेस पास के साथ पिछले दरवाजे से घुसने में कामयाब रही माया एक कोने के बूथ में बैठी थी, अपने टैबलेट पर तेजी से नोट्स लिख रही थी। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। ये सोना था, शुद्ध पत्रकारिता का सोना। सन्नाटा फैल गया, प्रत्याशा से भरा हुआ। फिर बरसिकल्स की आन्या फिर से बोली, उसकी आवाज़ में मनोरंजन का एक संकेत था। और बेशक, सबसे महत्वपूर्ण पहलू संसाधनों के बारे में मत भूलना। बरसिकल्स के पास दुर्लभ सामग्रियों और मौलिक क्रिस्टल के विशाल नेटवर्क तक पहुंच है, जो सुनिश्चित करता है कि आपके ड्रेक साथी के पास वह सब कुछ है जो उसे पनपने के लिए चाहिए।
ऑडेन ने महसूस किया कि तराजू झुक रहा था। उसने जल्दी से अपनी बोली बढ़ा दी। रेड फीनिक्स हमारे साइनिंग बोनस को 7 मिलियन यूनियन क्रेडिट तक बढ़ा देगा और आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक पूरी तरह से अनुकूलित रैंक कवच सेट प्रदान करेगा। अन्या पीछे न रहने के लिए तुरंत जवाब दिया। ठीक है। बर्सिकस से साइनिंग बोनस के रूप में 10 मिलियन यूनियन क्रेडिट, साथ ही विशेष एस रैंक प्रशिक्षण सुविधाओं और व्यक्तिगत लड़ाकू प्रशिक्षकों तक पहुंच। ब्लू सील्स के एरिक्स अपने गिल्ड को पीछे नहीं रहने देना चाहते थे। हम 10 मिलियन से मेल खाते हैं और आपके उपयोग के लिए एक निजी मनो देंगे जो शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण मैदानों और आपके समन प्रयोगों के लिए एक शोध प्रयोगशाला से सुसज्जित है। ब्लैक रीपर्स के चेंगजी आगे झुके, उनकी आंखें चमक रही थीं। 15 मिलियन यूनियन क्रेडिट और हम अपनी रणनीतिक कमांड टीम में एक गारंटीकृत पद शामिल करेंगे जिससे आपको हमारे संचालन पर प्रभाव और हमारे उच्चतम स्तरीय संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलेगी। ब्लू सील्स के प्रस्ताव में कुछ और जोड़ने से पहले एरिया ने एरिक्स की ओर देखा। इसके अतिरिक्त हम आपको व्यक्तिगत और मिशन उपयोग के लिए उन्नत होवरक्राफ्ट का एक बेड़ा प्रदान करेंगे जो चुपके क्षमताओं से पूर्ण होगा। गिल्ड प्रतिनिधियों द्वारा अपने प्रस्ताव बढ़ाने के कारण रेस्तरां में माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्येक गिल्ड दूसरों से आगे निकलने के लिए दृढ़ था, यह महसूस करते हुए कि एलिस्टर को सुरक्षित करने से उनके रैंकों में अपार प्रतिष्ठा और शक्ति आएगी। बढ़ती बोलियों के बीच व्हाइट कॉमेट्स के यूतो तसुकुमो चुप रहे, उनकी चांदी जैसी आंखें शांति से शिष्यों को देख रही थीं। उन्होंने लड़ाई में कूदने का कोई संकेत नहीं दिखाया, अपना संयमित व्यवहार बनाए रखा। एलिस्टर दृश्य को देख रहा था। आखिरकार उसने चुप रहने के लिए अपना हाथ उठाया। ठीक है, उसने कहा, उसके स्वर में मनोरंजन स्पष्ट था। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ सुन लिया है। आप सभी की ओर से प्रभावशाली प्रस्ताव। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं सामने आऊं और जो मैं कहना चाहता हूं, कहूं। गिल्ड के सभी प्रतिनिधि चुप हो गए क्योंकि उन्होंने उसकी बातें सुनने का फैसला किया। व्हाइट कॉमेट्स के गिल्ड मास्टर यूतो तसुकुमो ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आने दी। उनके सहायक ने उनके चेहरे पर आए बदलाव को देखते हुए सोचा, वह दिलचस्पी लेता हुआ लग रहा है। क्या ये लड़का वाकई इतना दिलचस्प है? एलिस्टर ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सबसे पहले, मैं 5 मिलियन यूनियन क्रेडिट का साइनिंग बोनस और 1 मिलियन यूनियन क्रेडिट का मासिक वेतन चाहता हूं। गिल्ड प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को देखा। दांव स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा था। दूसरा, मुझे स्वायत्तता चाहिए। मैं किसी की मर्जी के मुताबिक इधर उधर जाने वाला मोहरा नहीं बनूंगा। मुझे बिना किसी हस्तक्षेप के अपने लक्ष्यों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता चाहिए। गिल्ड प्रतिनिधि थोड़ा तनाव में आ गए। यह आदेशों की अवहेलना करने की अनुमति दिए जाने की प्रत्यक्ष घोषणा थी। तीसरा, मैं अपने द्वारा किए जाने वाले मिशनों और असाइनमेंट से होने वाले मुनाफे में उचित हिस्सा चाहता हूं। मेरे योगदान को महत्व दिया जाना चाहिए और उसके अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। चेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। एलिस्टर की व्यवहारिक मांगों से स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। चौथा, मैं गिल्ड के खजाने तक पहुंच चाहता हूं, जहां से मुझे बिना किसी शर्त के 4 आइटम चुनने की अनुमति होगी। इस पर प्रतिनिधियों में बेचैनी की भावना फैल गई। ऑडेन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। आन्या का आत्मविश्वास भरा व्यवहार अचानक गंभीर हो गया और आर्या ने एरिक्स के साथ एक चिंतित नज़र का आदान प्रदान किया जो अब एलिस्टर को मौत की नज़र से देख रहा था। यहाँ तक कि चेंगजी की मुस्कुराहट भी गायब हो गई और उसकी जगह एक ज्यादा गणना करने वाला चेहरा आ गया। उनके गिल्ड के खजानों में कुछ सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली वस्तुएं थीं और अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करना कोई छोटी मांग नहीं थी। और अंत में एलिस्टर ने कहा, उसकी आंखें प्रत्येक प्रतिनिधि पर टिकी हुई थीं। बहुत लंबे समय तक दुर्भाग्य से मैं किसी भी कालकोठरी छापे में भाग नहीं लूंगा। अध्याय 48, अनुचित अनुरोध। ऑडेन पीछे की ओर झुका, उसकी निगाहें कुछ तीव्र थीं। तुम्हारे कंधों पर काफी दिमाग है, बच्चे। एलिस्टर ने बात खत्म की। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तो ये मेरी शर्तें हैं। अगर तुम में से कोई भी उन्हें पूरा कर सकता है तो हम आगे बात कर सकते हैं। एलिस्टर के विचार तेजी से आगे बढ़े। मुझे पता है कि मेरा अनुरोध पूरी तरह से अनुचित है, वास्तव में हास्यास्पद है। लेकिन अगर मुझे सर्वशक्तिमान अमृत को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री खोजने की कोई उम्मीद है तो मुझे गिल्ड के खजाने तक पहुंच की आवश्यकता है। ये बताना कि यह अमृत के लिए सामग्री है जिसे मैं खोज रहा हूं, इसका परिणाम ये हो सकता है कि गिल्ड मुझे नियंत्रित करने की कोशिश करे और मुझे अपने दैनिक कार्यों के लिए जंगल में जाने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और मैं डिंगोन पर छापा नहीं मार सकता क्योंकि सिस्टम ने कहा था कि मैं स्टेट पॉइंट खो दूंगा। अगर मैं खुद को कमजोर बना लेता हूं तो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। ये एलिस्टर के ऐसे अनुरोध करने के 2 कारण थे। डाउन पेमेंट और मासिक वेतन न केवल मियू के बिलों का भुगतान करने के लिए था, बल्कि यदि आवश्यक हो तो आवश्यक सामग्रियों की तलाश में ब्लैक मार्केट में जाने के लिए भी था। एलिस्टर ने अपनी मांगें बताते हुए कमरे में शांति महसूस की। गिल्ड प्रतिनिधियों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, उसके अनुरोधों की गंभीरता को समझा। चेंगजी सबसे पहले बोलने वाले थे। उनकी आवाज़ व्यंग्य से भरी हुई थी।
तो मूल रूप से आप हमें हमारे चेहरे पर बता रहे हैं कि आप अभिनय करना चाहते हैं और जो चाहें करना चाहते हैं। हमारे भविष्य के आदेशों की अवज्ञा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और हमारे गिल्ड के खजाने तक पहुंच दी जानी चाहिए। देखो बच्चे, अगर तुम्हारे पास बुलाने के लिए ड्रेक नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर देता। वह अचानक खड़ा हो गया, अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेलते हुए। लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि तुम इतनी अनुचित बात करना चाहते हो और मैं किसी भी तरह से इस पर सहमत नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वापस लौटना शुरू कर देना चाहिए। चेंग जी ने अपने पीछे पूरी तरह से सन्नाटा छोड़ते हुए रेस्तरां से बाहर निकल गया। गिल्ड के अन्य प्रतिनिधि अपनी सीटों पर असहजता से हिल रहे थे, स्पष्ट रूप से उलझन में थे। आन्या ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए आह भरी। आपको समझना होगा एलिस्टर, आप जो मांग रहे हैं वह बहुत कुछ है। स्वायत्ता एक चीज़ है, लेकिन हमारे खजाने तक अप्रतिबंधित पहुंच, यह एक कठिन बिक्री है। एरिक्स ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये केवल पैसे या वस्तुओं के बारे में नहीं है एलिस्टर, यह विश्वास और जिम्मेदारी के बारे में है। हम इस तरह के विशेषाधिकारों को बिना इस आश्वासन के नहीं सौंप सकते कि उनका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाएगा। ऑरेन ने कहा, हम सभी आपकी क्षमता देखते हैं और हम आपके कौशल का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मांगें अत्यधिक हैं। आप हमसे बहुत बड़ा जोखिम लेने के लिए कह रहे हैं। आर्या, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली, उसकी आवाज़ मापी हुई थी। हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप में हमारा निवेश सुरक्षित है एलिस्टर। आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं वह उस सुरक्षा को कमज़ोर करता है। युतो तसुकुमो ने शांत भाव से कार्यवाही देखी, उनके सहायक ने बढ़ते तनाव को दिलचस्पी से देखा। एलिस्टर शांत रहे, प्रत्येक प्रतिनिधि की नज़रों से नज़र मिलाते रहे। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन अगर मुझे खुद को पूरी तरह से एक गिल्ड के लिए प्रतिबद्ध करना है तो मुझे ये जानना होगा कि मुझे दबाया नहीं जाएगा या कम करके नहीं आंका जाएगा। मैं आपकी सफलता में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ने की आज़ादी भी चाहता हूं। रेस्तरां में माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि वह और भी गाढ़ा हो गया हो। कर्मचारी बेचैनी से उस टेबल की ओर देख रहे थे। अन्य गिल्ड प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया, प्रत्येक बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। आन्या ने स्पष्ट रूप से निराश होकर आह भरी। एलिस्टर, तुम प्रतिभाशाली हो सकते हो, ये सच है, लेकिन मैं तुम्हें उस स्तर की स्वायत्ता और पहुंच देने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये संभव नहीं है। वह खड़ी हुई, अपना सिर हिलाया और चलने लगी। मुझे खेद है, लेकिन बर्सिकर्स उन मांगों को पूरा नहीं कर सकते। एरिक्स ने भी ऐसा ही किया, उसके चेहरे पर खेद का भाव था। हमें वास्तव में आपको ब्लू सील्स में शामिल करने में दिलचस्पी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। हमें कुछ हद तक नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत है। ऑरेन ने भी हार मानते हुए कहा, वित्तीय सुरक्षा और स्वायत्ता एक बात है, लेकिन हमारे खजाने तक अप्रतिबंधित पहुंच दूसरी बात है। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। वह भी उठकर बाहर निकल गया, केवल युतो और उसके सहायक को छोड़कर। ब्लू सील्स की रणनीतिकार एरिया ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, शुभकामनाएं एलिस्टर, मुझे आशा है कि आपको वह मिल जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह दूसरों के पीछे चली गई और एलिस्टर को युतो तसुकुमो और उसके सहायक के साथ अकेला छोड़ दिया। चश्मा पहने महिला, जो सर युतो के बगल में चुपचाप खड़ी थी, आगे बढ़ी और धीरे से उसे पुकारा, मास्टर युतो, हमें जाना चाहिए। युवक के अनुरोध अतार्किक हैं। युतो मुस्कुराया, उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। रुको, एको, उसका सहायक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन मास्टर युतो, उसकी मांगें हैं। युतो ने हाथ उठाया और वह चुप हो गई, सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक पीछे हट गई। उसने अपना पूरा ध्यान एलिस्टर पर लगाया, उसकी अभिव्यक्ति वास्तविक जिज्ञासा और मनोरंजन की थी। एलिस्टर, मैं आपकी सभी मांगों को पूरा करूंगा। मैं आपके इरादों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन जब तक मैं जी रहा हूं, मैं आसानी से बता सकता हूं। वे शुद्ध हैं। एलिस्टर ने चौंक कर आंखें चौड़ी कर लीं, फिर भी वह थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम गंभीर हो? एको की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। मास्टर युतो, क्या तुम निश्चित हो? यह उसे हमसे चोरी करने की कानूनी अनुमति देने जैसा है। वह जो भी 4 वस्तुएं चुनता है वे उसके 1 साल के वेतन से कहीं ज्यादा हो सकती हैं। बस एको, तुम कभी मेरे फैसलों पर सवाल नहीं उठाती। क्या तुम अब शुरू करने की योजना बना रही हो? युतो ने गंभीर स्वर में पूछा, जबकि उसने उसे हल्के से घूरा। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। वह डर के मारे हकलाने लगी। अच्छा, युतो ने मुस्कुराते हुए कहा। कोने से माया का जबड़ा खुला रह गया। क्या मैंने अभी सही सुना? उसने अपने आप से कहा, अपने नोटपैड में पागलों की तरह कुछ लिखते हुए। यह अविश्वसनीय है। युतो ने अपना सिर एलिस्टर की ओर घुमाया, अपना शांत व्यवहार बनाए रखा। अब मैं कहाँ था? हाँ एलिस्टर, मैं गंभीर हूँ। चलो अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। युतो ने एको को एक संक्षिप्त सिर हिलाया।
अनुबंध प्रस्तुत करें। एको हिचकिचाई, स्पष्ट रूप से अनिच्छुक। हाँ मास्टर यूतो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी चिप निकाली। एक आह के साथ उसने इसे एलिस्टर की ओर आगे बढ़ाया। जैसे ही चिप सक्रिय हुई, उनके सामने एक नीला होलोग्राफिक अनुबंध प्रकट हुआ जिसमें शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थीं। केवल एक चीज बची थी, वह था एलिस्टर का फिंगरप्रिंट। एलिस्टर ने होलोग्राम को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सिर्फ मेरा फिंगरप्रिंट है ना? यूतो ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और वह धीरे से मुस्कुराया। हाँ एलिस्टर, यह इतना ही सरल है। एलिस्टर ने गहरी सांस ली और होलोग्राफिक कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी उंगली दबाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, कॉन्ट्रैक्ट सफ़ेद हो गया और उस पर लाल स्वीकृत स्टैम्प दिखाई दिया। होलोग्राम फिर चिप में वापस चला गया, जो वापस आइको के हाथ में तैर गया। यूतो अपनी सीट से उठे और एलिस्टर की ओर हाथ बढ़ाया। व्हाइट कॉमेट्स में आपका स्वागत है, ग्रेग समरना। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना सामान पैक करें और तुरंत मुख्यालय चले जाएं। एलिस्टर ने सिर हिलाया, यूतो की ओर चलते हुए और उसका हाथ हिलाते हुए। समझ गया। अध्याय 49, काई का जलता हुआ संकल्प। काइली परिवार के भव्य मनों के भीतर एक मंद रोशनी वाले कमरे में बैठा था। उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी हुई यांजी पर टिकी हुई थी। उसकी छाती का धीरे धीरे ऊपर नीचे होना एक छोटा सा आश्वासन था कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी निरंतर बेहोशी उसके दिल पर भारी पड़ रही थी। वह आगे की ओर झुका, अपनी कोहनी को अपने घुटनों पर टिकाया और अपने हाथों को आपस में जोड़ा। उसकी आंखों ने उसके चेहरे की नाजुक रेखाओं, उसके होठों के कोमल वक्र और तकिए पर फैले उसके बालों को देखा। उनके साथ बिताए समय की यादें उसके दिमाग में भर गईं। हर एक याद दिलाती थी कि वह उसके लिए कितना प्यार महसूस करता था। यांजी, उसने कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। यह उस एक्वेरियम में था जिसे मेरे परिवार ने हाल ही में खोला था। तुम वहाँ थीं, उस नीली पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया, याद करते हुए कि कैसे उसकी हंसी ने हॉल को भर दिया था, उज्ज्वल और दिल को छू लेने वाला। मुझे तुरंत पता चल गया कि मुझे तुम्हें जानना है। जब हमने आखिरकार बात की तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। तुम मज़ेदार, बोल्ड, अच्छे तरीके से हिम्मत करने वाली और दयालु थीं। तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं सिर्फ ली परिवार की काई से कहीं बढ़कर हूँ। काई की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोग शायद मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मुझे पसंद करते होंगे। मेरा मतलब है, कौन धन और शक्ति की ओर आकर्षित नहीं होगा। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अभी भी परवाह नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम ही मायने रखती हो। वास्तव में, युवा काय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन मेहनती नहीं था। जब तक कई लोग याद कर सकते हैं, वह एक आलसी व्यक्ति था, कभी भी किसी चीज़ में ज़्यादा प्रयास नहीं करता था। वह एक प्लेबॉय की तरह रहता था, जब भी और जैसे भी चाहता था पैसा खर्च करता था, जो भी चाहता था उसे आसानी से पा लेता था। उसने हाथ बढ़ाया, धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं अपने जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर गंभीर नहीं रहा। सच में नहीं। मैंने स्कूल में पढ़ाई की, अपने परिवार के प्रभाव पर निर्भर रहा, और मुझे कभी किसी चीज़ के लिए लड़ना नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हारे साथ, यांजी, यह अलग है। मैं तुम्हारे बारे में गंभीर हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी आवाज़ थोड़ी टूटी और उसने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए ज़ोर से निगल लिया। कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अभी नहीं, कभी नहीं। तुम इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ हो जिसकी मुझे वाकई परवाह है, एक ऐसी चीज़ जो मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। काई ने उसका हाथ दबाया, उसे जगाने के लिए, अपनी आंखें खोलने के लिए और हमेशा की तरह उस पर मुस्कुराने के लिए। यांजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत। कृपया लड़ो, मेरे पास वापस आओ। कमरे में सन्नाटा छा गया, केवल एक ही आवाज़ थी, मनो के एयर कंडीशनिंग की धीमी आवाज़। काई वहीं बैठा रहा, उसका हाथ पकड़े हुए, उसकी बेहोशी के हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल दुख रहा था। वह जितनी देर लगे, इंतज़ार करेगा, उम्मीद और प्रार्थना करता रहेगा कि वह उसके पास वापस आ जाए। काई कुछ देर और वहीं बैठा रहा, अपने विचारों और कमरे की शांति में खोया रहा। उसकी आंखें यांजी के चेहरे से कभी नहीं हटी, और उसके दिमाग में वे घटनाएं फिर से घूम रही थीं, जो उन्हें इस पल तक ले आई थीं। एलिस्टर नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, उस दुर्घटना की याद दिलाता हुआ जिसने यांजी को इस स्थिति में पहुंचाया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका जबड़ा गुस्से से कस गया। एलिस्टर, उसने धीमी आवाज़ में और गुस्से से भरकर कहा, तुम ही कारण हो कि वह अभी भी ऐसी है। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वह इन काले विचारों से भरा हुआ था, दरवाजे पर दस्तक ने सन्नाटा तोड़ा। काई ने चौंक कर ऊपर देखा और प्रवेश द्वार पर एक बटलर को खड़ा देखा। युवा मास्टर, ये तुम्हारे युद्ध प्रशिक्षण का समय है। याद रखो, कुछ दिनों में तुम रेड फीनिक्स गिल्ड में अपनी सदस्यता के लिए एक परीक्षण छापे में भाग लोगे।
काई की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और वह खड़ा हो गया, धीरे से यानजी का हाथ वापस बिस्तर पर रख दिया। उसने उसके चेहरे से बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा हटाया और धीरे से फुसफुसाते हुए नीचे झुका, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बटलर की ओर मुड़ते हुए काई ने सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। बटलर ने फिर से सिर झुकाया और चुपचाप अपने पीछे दरवाजा बंद करके चला गया। काई ने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से आगामी परीक्षण छापे के साथ, लेकिन उसके विचार यानजी और एलिस्टर के खिलाफ बदला लेने के वादे पर वापस चले गए। कायली परिवार की संपत्ति के विशाल गलियारों से तेजी से चला गया, उसके विचारों में अभी भी यानजी की बेहोशी की छवि धुंधली थी। जैसे ही वह एक कोने में मुड़ा, वह लगभग एक लंबे, प्रभावशाली व्यक्ति से टकरा गया। उसकी तरह इस आदमी के भी भूरे बाल और हरी आंखें थीं। भाई, काई ने खुद को शांत करने के लिए पीछे हटते हुए कहा। उसके सामने उसका बड़ा भाई लियांग ली परिवार का विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति खड़ा था। लियांग रीपर गिल्ड का सदस्य था, लेकिन कोई साधारण सदस्य नहीं, वह कुलीन स्ट्राइक टीम और वाइस ब्रांच मास्टर में था। उसकी प्रतिष्ठा पौराणिक थी और यह व्यवहारिक रूप से तय था कि वह ली परिवार का अगला मुखिया होगा। लियांग की एस रैंक प्रतिभा ओवरवेलमिंग सम्मान और भय का स्रोत थी। कई लोगों ने सोचा कि उसकी क्षमता ने उसे अपनी गति बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन वे गलत और सही दोनों थे। वास्तव में उसकी क्षमता ने उसके दिमाग को इस आयामी विमान से दूसरे में स्थानांतरित कर दिया, जिससे समय की धारणा को बहुत धीमी गति से देखा जा सका। लियांग के लिए उसके चारों ओर की दुनिया धीमी हो गई और लोग गुड़िया बन गए, टूटने का इंतजार कर रहे थे। ओह देखो, ये कौन है? लियांग ने कहा, उसका स्वर कृपालु लग रहा था। तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी काई। काई तुरंत रक्षात्मक हो गया। तुम हमेशा ऐसा कहते रहते हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। यह मेरा घर भी है, तुम्हें पता है। नहीं, जब मैं परिवार का मुखिया बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, लियांग ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैं सबसे पहले तुम्हारे आलसीपन को यहां से बाहर निकाल दूंगा। काई ने अपने दांत पीस लिए, अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए। हाथ जोड़ते ही लियांग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, मैं हाल ही में गिल्ड में काम में व्यस्त रहा हूं, इसलिए मैं इसे नहीं देख पाया, लेकिन मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हारा नया खिलौना तोड़ दिया है। यानजी को खिलौना कहे जाने पर काई की आंखों में गुस्सा चमक उठा। लियांग ने आगे कहा, मैंने ये भी सुना कि तुम जिम्मेदार आदमी से भाग गए थे, वापस दादाजी के पास भागे ताकि सब कुछ ठीक कर सको, ताकि तुम फिर से इसके साथ खेल सको। मुझे पता था कि तुम्हें अपने खिलौने पसंद हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह भागकर हमारे परिवार के गौरव को खत्म कर दोगे। अध्याय 50, एक द्वंद्व। काई की मुट्ठियां उसके दोनों ओर कसकर बंद हो गईं, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। तुम नहीं जानते कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसने थूका। यानजी कोई खिलौना नहीं है और मैं भागा नहीं। मैंने उसे बचाने के लिए जो करना था वह किया। लियांग ने ठहाका लगाया, उसका दम्भ और गहरा होता गया। छोटे भाई, रात को सोने के लिए तुम्हें खुद से जो भी कहना है कहो। बस याद रखना, जब मैं इस परिवार का मुखिया बनूंगा तो चीजें बहुत अलग होंगी। ठीक है छोटे भाई, मेरे पास करने के लिए बेहतर काम है। काई का गुस्सा भड़क उठा और वह अब और खुद को रोक नहीं सका। वह वापस ले लो, वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी। लियांग अपनी जगह पर रुक गया, थोड़ा मुड़ा और काई को ठंडी, कृपालु नज़र से देखने लगा। क्या वापस ले लो? बिल्कुल। काई की मुट्ठियां उसके दोनों ओर कस गई। तुमने यानजी के बारे में जो कहा कि वह खिलौना है, इसे वापस ले लो। लियांग की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। यानजी इसका नाम है न? ठीक है, मैं अब से इसे यानजी ही कहूँगा। काई का गुस्सा उबल पड़ा। वह भी, ये एक नहीं है। अगर तुम उसे एक इंसान के तौर पर नहीं पहचानते तो तुम और मैं एक समस्या में पड़ जाओगे। लियांग ने काई की तरफ मुंह किया, उसका चेहरा काला पड़ गया। समस्या है न? तुम मजेदार हो छोटे भाई, लेकिन अपनी जगह याद रखो। मैंने जो कहा उसे मैं वापस नहीं लूंगा और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बटलर खड़ा हुआ था, बेचैनी से पूरी बातचीत देख रहा था। उसने काई से हकलाते हुए कहा, यंग मास्टर, हमें जाना चाहिए। काई ने अचानक लियांग को पुकारा, मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। लियांग ने आश्चर्य और तिरस्कार की मुद्रा में पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें क्या लगता है काई, मेरे पास तुम्हारे बचकाने खेलों के लिए समय नहीं है, या तुम सिर्फ पिटाई की तलाश में हो? नहीं, काई ने पलटवार किया। मैं तुम्हें माफ़ी मांगने और जो तुमने कहा था उसे वापस लेने के लिए मजबूर करूंगा। काई के बगल में बटलर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कृपया यंग मास्टर, शांत हो जाओ। ये तुम्हारी तरह नहीं है। चलो बस प्रशिक्षण मैदान में चलते हैं ताकि तुम अपने परीक्षण छापे की तैयारी कर सको। काई ने बटलर को घूर कर देखा। चुप रहो, मैं इसके साथ जा रहा हूँ।
इसके अलावा रीपर्स गिल्ड के कुख्यात वाइस ब्रांच मास्टर से बेहतर स्पैरिंग पार्टनर मुझे और क्या मिल सकता है। लियांग ने ठहाका लगाया, आवाज़ ठंडी और मजाकिया थी। अचानक उसका हाव भाव गंभीर हो गया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो काई, लेकिन अगर तुम पिटाई चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरा करूं। कुछ पल बाद पूरे मनों में फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। एक नौकरानी चौड़ी आंखों और सांस फूली हुई कुछ बटलर और अन्य कर्मचारियों को पुकारती हुई आई। क्या तुमने सुना? यंग मास्टर काई ने यंग मास्टर लियांग को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी है। हवा में हैरानी और बड़बड़ाहट की आवाज़ें भर गईं। कर्मचारियों ने एक दूसरे को चिंतित नज़रों से देखा, इस तरह की चुनौती की दुस्साहसता को समझ पाने में असमर्थ। बड़ी नौकरानियों में से एक ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा नहीं होगा, यंग मास्टर लियांग उनसे कहीं आगे हैं। एक और बटलर ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, काई शायद पागल हो गया है जो सोचता है कि उसके पास मौका है। जिस नौकरानी ने खबर फैलाई थी उसने इकट्ठे हुए कर्मचारियों पर नज़र डाली। हमें प्रशिक्षण मैदान में जाकर देखना चाहिए, ऐसा रोज़ नहीं होता। अनिच्छा से समूह प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ने लगा। उनके पदचिह्न गलियारों में गूंज रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे माहौल उत्साह और बेचैनी से भरा हुआ था। हर कोई जानता था कि इस छोटी सी झड़प काली परिवार के भविष्य पर गंभीर असर हो सकता है। जैसे ही कर्मचारी प्रशिक्षण मैदान की ओर तेजी से बढ़े, छोटी नौकरानियों में से एक ने जल्दबाजी में एक कोने को बहुत तेजी से मोड़ा और लगभग एक लंबे प्रभावशाली व्यक्ति से टकरा गई। वह आश्चर्य और भय से आंखें चौड़ी करके पीछे हट गई। उसके सामने लियांग और काई के पिता लॉर्ड जियान ली, कुलपति के तीसरे बेटे खड़े थे। अपने तेज दिमाग और बेजोड़ रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाने वाले जियान ने ली परिवार के स्वामित्व वाले कई सफल व्यवसायों का निर्माण और आयोजन किया। ऐसा कहा जाता है कि वह वही व्यक्ति था जिसने मैना डिसेप्टर्स के नए मॉडल के लिए विचार बेचा था। वह एक व्यवसाय और तकनीकी विशेषज्ञ दोनों था। जियान ने नौकरानी की ओर देखा, भौहें उठाईं। क्या जल्दी है? नौकरानी ने सांस लेते हुए हकलाते हुए कहा, लॉर्ड जियान, मैं माफ़ी मांगती हूँ। बस इतना ही, एक जरूरी खबर है। यंग मास्टर काई ने उसने यंग मास्टर लियांग को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी है। जियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव था। काय लियांग को चुनौती दे रहा है? उसने नौकरानी से ज्यादा खुद से कहा। नौकरानी ने जल्दी से सिर हिलाया, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हाँ मेरे स्वामी, ये कर्मचारियों के बीच काफ़ी हलचल पैदा कर रहा है। हर कोई इसे देखने के लिए प्रशिक्षण मैदान की ओर जा रहा है। जियान की अभिव्यक्ति ज्यादातर उदासीन रही, हालांकि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। आखिरकार काय कार्रवाई कर रहा है, उसने जोर से सोचा। ये दिलचस्प है। नौकरानी ने पलकें झपकाईं, ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की। जियान ने बस सिर हिलाया और प्रशिक्षण मैदान की ओर चलना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं कि यह क्या है, उसने अपने कंधे पर कहा। उसका स्वर चिंतित से ज्यादा उत्सुक था। जैसे ही जियान चला, कर्मचारी चुपचाप उसके पीछे चले गए, घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ के बारे में आपस में फुसफुसाते हुए। लॉर्ड जियान की उपस्थिति के साथ द्वंद्वयुद्ध देखने का विचार अचानक बहुत अधिक पेचीदा हो गया था, जिनकी स्वीकृति या अस्वीकृति परिणाम और पारिवारिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती थी। प्रशिक्षण मैदान एक विशाल खुला स्थान था जो 50 गुना 50 के छोटे से घर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। यह विभिन्न प्रशिक्षण डमी और उपकरणों से भरा हुआ था, लेकिन युवा मास्टर्स के बीच द्वंद्वयुद्ध के लिए जगह बनाने के लिए इन्हें साफ कर दिया गया था। स्टाफ और परिवार के सदस्य मैच देखने के लिए उत्सुक होकर ऊंचे दृश्य बिंदुओं पर एकत्र हुए, जिससे हवा प्रत्याशा से भर गई। काई के पिता लॉर्ड जियान ली शांत व्यवहार के साथ पहुंचे। उनकी जिज्ञासा उदासीनता के भाव के पीछे छिपी हुई थी। उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी जगह ली, उनकी तीखी आंखें दिलचस्पी के साथ दृश्य को देख रही थीं। नौकरानियां और बटलर आपस में फुसफुसा रहे थे, सभी स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में खड़े लियांग ने आत्मविश्वास से भरी पकड़ के साथ तलवार पकड़ी हुई थी। बढ़ते दर्शकों को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हर कोई ये देखने के लिए दौड़ा चला आया है कि तुम कितनी असहायता से असफल होगे काय। क्या तुम इसे देखोगे? यहाँ तो पिताजी भी हैं। काय उसके सामने खड़ा था, उसका रुख दृढ़ था और उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से भरी हुई थी क्योंकि उसने 2 खंजर पकड़ रखे थे। उसने ऊपर मंच पर नजर डाली, थोड़ी देर के लिए अपने पिता की आंखों से नजरें मिलाईं। जियान ने अपने बेटे के संकल्प को स्वीकार करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। जब तुम तैयार हो लियांग, काई ने जवाब दिया। चलो इसे खत्म करते हैं। लियांग की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। बहुत अच्छा छोटे भाई, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है।